साल 2023 के इसी टाइम की अगर बात करें तो एक केस बड़ा चर्चा में था, श्रद्धा वाकर वाला केस। उस केस को हम सब ने सुना। हिंदुस्तान में कोई ऐसा होगा ही नहीं जो श्रद्धा वाकर केस के बारे में ना जान। तो जिसमें अवता पुणेवाला ने श्रद्धा को ना केवल मारा, मारने के बाद उसको टुकड़ों में काटा, काटने के बाद स्किन को फ्रिज में रखा, खोपड़ी को फ्रिज में रखा, छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर लाश को उस जंगल में फेंकता रहा। कई महीनों तक यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उसके बाद पूरे सबूत मिटा दिए, तमाम सुराग मिटा दिए। लाश के लिए पुलिस दर बदर भटकती रही। लगभग 15-20 दिनों तक हमने यह केस सुना। उसके बाद कुछ दूसरी घटनाएं हुई, जैसे अतीक तीक के मामला निकल के सामने आया। थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि इसके बाद एक और केस निकल के सामने आया, सरस्वती वैद्य वाला, जिसमें मनोज सहने ने बाकायदा एसएस वैद्य को न केवल मारा, मारने के बाद उसको पकाया, कुकर में उबाला, कुत्तों को खिलाया। तो केसेस जब हम सुनते हैं, जब हमारे जैसे लोग सुनाते हैं, आप जैसे लोग कीमती वक्त निकाल के सुनते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहला, लड़कियाँ भी जानती हैं कि अब आने वाला परिणाम कैसा होगा। प्यार मोहब्बत का बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, लड़के भी जानते हैं कि हम चाहे जितनी जहन दिमाग के साथ कत्ल कर ले, चाहे जितने दिमाग लगाकर हम इन केसेस को पढ़े, या फिर यह चाहे जितना दिमाग लगाए कि हम बच जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है। फिर हम पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद समाज हमारा बहिष्कार करता है, पुलिस कानून हमारे खिलाफ होता है, कोर्ट जल्दी से जल्दी हमें सज़ा देने की कोशिश करता है। फिर भी हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आज की कहानी जान लीजिए। और मेरा दावा है, इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आंसू होंगे कि जो कुछ इस लड़की के साथ हुआ, भगवान ना करे किसी दुश्मन के भी घर ऐसा कुछ हुआ। कहानी महाराष्ट्र में एक बेहद मशहूर जगह है, नवी मुंबई। और इसी नवी मुंबई में एक जगह लगती है, और इसी और ताल्लुका में एक फैमिली रहा करती थी, एक सिंधे फैमिली। इस सिंधे फैमिली के जो मुखिया थे, सुरेश सिंधे, ठीक ठाक नाम था, ठीक ठाक पैसे वैसे भी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था यश्री सिंधे। यश्री पढ़ने लिखने में बेहद होशियार, देखने में बेहद खूबसूरत। 20 साल की उम्र में उसने कॉमर्स की पढ़ाई की, पास हद भी उसने कॉमर्स से किया। बाकी उसने अपनी आगे की पढ़ाई भी कॉमर्स से की। और 20 साल की माम उम्र में ही उसने एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर जॉब करनी शुरू की। अब उसने जॉब करनी शुरू की। परिवार वाले भी खुश थे कि भाई 20 साल की हमारी बिटिया अपने पैरों पर खड़ी है, 4 पैसे कमा रही, लेकिन खुद से कमा रही, घर वालों से कुछ लेना देना नहीं। तो तमाम लोग खुश थे। परिवार वाले भी काफ़ी इज्जत की नज़रों से अपनी बेटी को देखते थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थीं, ना किसी से कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। परिवार एकदम सुख शांति के माहौल में अपने घर में रह रहा। इसी दौरान, इसी साल के इसी महीने की बात है, और अभी ये जो बुधवार बीता है, इसी बुधवार की जो इस यश्री थी अपने फादर से कहद कि पापा मुझे अपने एक सहेली के पास जाना है। अब ये बात जब पापा सुनते कहते कि ठीक है बेटा चली जाओ। पापा से परमिशन लेकर यशी चली गई। अब पापा अपने कामों में बिजी हो गए, मदर अपने कामों में बिजी हो गई। अब देखते देखते शाम हो गई। अब जब शाम हुई तो फिर परिवार वालों को लगा कि अब तक तो आ जाना चाहिए था। उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं। अब फ़ोन नहीं लगा तो फिर परिवार वाले और परेशान कि भाई लड़की है, घर से बाहर है, शाम हो गई है, कहाँ चली गई। फ़ोन लग नहीं रहा। थोड़ी देर और इंतज़ार किया, उसके बाद फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। फिर फ़ोन नहीं लगा तो धड़कनें और तेज़, क्योंकि यह भी नहीं पता कि किस सहेली के पास गई है, किस फ्रेंड के पास गई है। बहरहाल परिवार वालों में जिस जिस फ्रेंड का नंबर था, जिसको जिसको वो जानते थे, उन तमाम लड़कियों को परिवार वालों ने फ़ोन किया और पूछा कि भाई स्त्री वहाँ पर है। तमाम सहेलियों ने मना कर दिया, कहा कि नहीं अंकल, स्त्री तो हमारे यहाँ आई ही नहीं है। अब जैसे जैसे सहेलियाँ मना करती जा रही, परिवार वालों की धड़कनें और तेज़, लगातार हैरान परेशान। अब करें क्या। शाम होते होते अब जब रात हो गई तो परिवार एकदम बौखला गया। उसने कहा कि यार बाहर निकलो और ढूंढना शुरू करो, क्योंकि जवान लड़की और घर से बाहर, रात का माहौल पता नहीं क्या हो गया। पूरा परिवार अपने अपने तरीके से हर एक जगह पर खोजता है, हर एक जगह पता करता है। ना कहीं कोई जानकारी मिली, ना कुछ पता चला। देखते देखते रात हो गई, और जब रात हुई और यश्री लौट के नहीं आई तो जो फादर थे सुरेश शिंदे भाग के पुलिस स्टेशन जाते हैं, और जाने के बाद यश्री के मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। और पुलिस वालों उसे कहते कि साहब मेरी 20 साल की बेटी है और घर से सहेली का बोल के गई थी और अभी तक आई नहीं। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं फ़ौरन कंप्लेंट नोट करते और कहते कि ठीक है आप जाइए, हम उसको खोज देंगे। पुलिस वालों ने समझा बुझा के फादर को भेज तो दिया, लेकिन एक बाप जिसकी बेटी गायब हो, वो आखिर कैसे चैन से रहे
जैसे तैसे करके पूरा परिवार रात गुजारता है। सुबह होती है। जैसे ही सुबह होती है तो वहीं पर एक इलाका है, कोटनाका, और वहीं पर एक पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप के पास से पुलिस वालों को एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि साहब यह एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद भाग के वहाँ जाते हैं और जाने के बाद जो कुछ पुलिस वालों ने देखा था, मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि शायद ऐसा मंजर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लड़की के चेहरे के मांस को कुत्ते खा रहे थे। शोल्डर का मांस खाकर ख़त्म कर दिया था। प्राइवेट पार्ट बुरी तरह कुचला हुआ था। शरीर पर जगह जगह ऐसे चोट के निशान थे जो वक्त के साथ चकी गर्मी का मौसम अजीब से हो गए थे। और सबसे जघन्य बात कि कुत्तों ने उस लाश को कई जगह से ऐसा नोचा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को मारा गया या फिर कुत्तों ने खा लिया या फिर ऐसी लाश है क्या है। जैसे तैसे करके पुलिस वाले जब उस लाश को देखते हैं, फ़ौरन उसे उठाते हैं, एक कपड़ा डालते हैं। हालत एकदम विक्षिप्त थी, कोई देखने की हालत में नहीं था। उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए। इधर अब ये चेक किया गया कि भाई ये लड़की कौन है। तो फिर याद आया कि एक दिन पहले तो एक कंप्लेन दर्ज हुई थी। तो जब कंप्लेन के बारे में पुलिस वालों को पता चला, याद आया, लेकिन अब इस हालत में लास्ट की फैमिली वालों को बुलाए कैसे। तो फिर सुरेश सिंधे के एक भाई थे, उनको बुलाया गया और कहा गया कि एक डेड बॉडी है और आप चेक कर लो। बेचारे कांपते कांपते हॉस्पिटल पहुंचे। लाश को देखा, पहचानने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, यह हमारी बच्ची नहीं है। हमारी बच्ची तो बेहद खूबसूरत है, ये किसकी लाश है। पुलिस वालों ने कहा कि आप ठीक से देखिए, जो कपड़े आपने बताए थे वह कपड़े एकदम मैच कर रहे हैं। उसके बाद बाकी और परिवार वाले आते हैं। चेहरे से कोई शिनाख्त नहीं हो पाई क्योंकि चेहरा था ही नहीं। कमर पर एक टैटू बना था। उस टैटू को जब माँ देखती है, माँ फूट फूट के रोने लगती है। कपड़ा मैच ही कर रहा था, बस दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। रोते हुए कहती कि साहब यही हमारी बच्ची है। पुलिस वाले लाश की शनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद पोस्ट करवाया जाता है। जब डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करने बैठते हैं तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मेरा खुद का कलेजा कांप गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हुए थे जिसमें कत्ल हुआ, ब्रूटल मर्डर हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने प्राइवेट पार्ट पर चाकू मार मार के, चोट मार मार के किसी को मारा हो। सेम इस 20 साल की लड़की सरी के साथ हुआ, बुरी तरीके से ब्रूटल मर्डर इसका हुआ था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ये पता लगा पाए कि कौन से निशान कुत्तों के हैं, कौन से निशान चोट के हैं, क्योंकि जिस बहसी दरिंदगी ऐसा नहीं था कि बस चाकू मारा था, शरीर को जगह जगह से नोचा भी था। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकल के सामने आई, पूरा पुलिस महकमा हिल गया, पूरा अस्पताल हिल गया। परिवार वाले मानो काटो तो खून नहीं, उनकी घर की इकलौती लाडली के साथ ऐसा हो गया। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर किया किसने। तो जब फादर से पूछा गया तो फादर ने एक नाम लिया और वह नाम था दाऊद। दाऊद से एक और जब दाऊद के बारे में पता किया गया और शक क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल बात तब की है जब यह लड़की महज 14 साल की थी। 14 साल की मामूली सी उम्र, जवानी की दहलीज पर नया नया उसने कदम रखा था, नई न उसने दुनिया देखी थी। इसी दौरान उसके इलाके में एक लड़का आता है जिसका नाम था दाऊद शेख, जो कर्नाटक के बेंगलोर का था। बेंगलोर से वह यहाँ पर ड्राइव करने आया था। एक बार ड्राइविंग करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे से मिल गए। मिलने के बाद बातचीत हो गई। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ गई और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत हो गया। प्यार मोहब्बत हुआ, यशश्री इस लड़के से बातचीत करने लगी। 14 साल की मामूली सी उम्र, ज़्यादा दुनियादारी के बारे में समझ नहीं, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं। इस उम्र में ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि मुझे जो लगता है, मैं जो करती हूँ या मैं जो करता हूँ वही सही है। माँ बाप उस समय गलत लगने लगते हैं, तो स्त्री भी बुरी तरह इस दहलीज के जाल में फंस चुकी थी। कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा जो दाऊद था वह उठाता है। दाऊद कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा। स्त्री को भी लगता है कि हाँ, ये बंदा मुझसे शादी करेगा, मैं इसकी वाइफ बनूंगी, हम दोनों साथ रहेंगे, जीने मरने की कस्में खाएंगे, हमारे प्यार की मिसाल दुनिया देगी। लेकिन दाऊद के नज़र और उसके जहन में कुछ और ही था। दाऊद बहला फुसला के यशश्री को अपने साथ ले जाता है, उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम इन द सेंस यहाँ पर यह हुआ कि लड़की चकी नाबालिग और 15 साल की थी, तो यहाँ पर अगर आप उसकी मर्ज़ी से भी करते हैं तो भी आपको रेप की संजन में रखा जाएगा। तो दाऊद जब ये सब करता है तो इसी बारे में श्री के फैमिली वालों को भनक लग जाती है। फादर को भनक लगी। साल 2018 में सूर्य शिंदे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जो कुछ उनकी लड़की के साथ हुआ था, इस बारे में पुलिस वालों को बताते हैं कि एक लड़का है जो हमारी लड़की को बहला फुसला किस तरह से काम कर रहा। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो यहाँ पर दो बातें थीं।
चूँकि ये भी हो सकता था कि लड़की की रजामंदी हो तो वहाँ से कहीं ना कहीं लड़के के पास सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो पुलिस वालों ने जब दाऊद के बारे में पड़ताल करी तो कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। पहली बात तो ये कि दाऊद खुद शादीशुदा था। दाऊद बीवी बच्चे वाला इंसान था, लेकिन इस बारे में उसने यरी से छुपाया था और कहा था कि मेरी शादी नहीं हुई और मैं अभी कुंवारा रहा हूँ और हालात की ऐसी मार है कि मैं थोड़ा ज़्यादा उम्र का लगता हूँ, बाकी मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं और मैं तुमसे शादी करूँगा। तो पहली फेक और पहला झूठ तो यही था कि दाऊद ने झूठ बोला था। तो ये तमाम चीज़ पुलिस वालों ने पड़ताल करी। तो फिर पुलिस वालों ने अब दाऊद को गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। उसके पर बॉक्स लगा दिया, कक आपने रेप किया था किसी का ना, बालिग लड़की का। अब पॉक्सो एक जब लग गया तो 1 साल तक वह जेल में रहा। उसके बाद उसने ज़मानत की अर्ज़ी लगाई, ज़मानत मिला। ज़मानत मिलने के बाद फिर वह जेल चला गया। जेल से बाहर आया और बाहर से चला गया कर्नाटक। कर्नाटक पहुंचने के बाद फिर कहाँ रहा, क्या किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन साल 2024 में जब मुंबई आता है, आने के बाद फिर यशरी से उसके संबंध हो गए, फिर से बातचीत हो गई और बातचीत के बहाने उसने बुलाया और बुलाने के बाद इतना बहसीपना किया। अब ये तमाम कहानी अभी आधी सच है आधा फसाना, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है। सच और झूठ के बीच एक पतली सी दीवार है। झूठ इसलिए या फिर गलत इसलिए क्योंकि पुलिस वाले लगातार दाऊद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु से लेकर हर जगह पुलिस की टीमें दौड़ रही हैं। परिवार वालों तक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दाऊद अभी तक पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ा। तो फिर पहला सवाल यह कि भाई अब सच कैसे सच ऐसे कि जब मोबाइल की लास्ट लोकेशन खंगाली गई तो लड़की यानी श्री का मोबाइल का लास्ट लोकेशन और दाऊद का लास्ट लोकेशन एक जगह पर मिला। वो भाग गया था कर्नाटक, लेकिन इस घटनाक्रम पे मुंबई में था पूरा परिवार गिरफ्तार है। दाऊद पहले से फरार है क्योंकि उसे पता नहीं था। अगर वो इनोसेंट होता तो उसे कैसे पता होता कि भाई यही का कत्ल हो गया और मेरा नाम आ गया। तो उसने किया, इस वजह से वो फरार है। तमाम छापेमार हो रही। अगर वो गलत है तो आगे पुलिस वालों का सामना करे, कहीं अपनी गिरफ्तारी करवाए, एनकाउंटर तो हो नहीं जाएगा और वहाँ पर बताए कि भैया मैं निर्दोष हूँ, आप चाहे जैसे तरह सा टेस्ट कर लो, लेकिन लगातार फरार है। और फरार वही होता है जो गलत होता है, क्योंकि आप सच है तो आप सामना कीजिए। लास्ट लोकेशन का मिलना और फिर जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो पता चला कि भाई दोनों के बीच फिर से बातचीत थी और लगातार उसी डेट से उसका मोबाइल भी बंद होना। तो तमाम चीज़ें इस बात और इस तरफ इशारा कर रही है कि दाऊद ने ही यह सब किया है। लेकिन दाऊद ने किया या फिर नहीं किया, लेकिन इस बच्ची के साथ 20 साल की लड़की के साथ जिस कदर बर्बरता हुई, जिस कदर उसके साथ हुआ कि पहले मारना चाकू से, फिर टॉर्चर करना, प्राइवेट पार्ट पे किसी धारदार हथियार से वार करना, कुचल देना, चेहरा कुचल देना, कुत्तों का नोच के खाना, क्या एक 20 साल की लड़की इस तरह की चीज़ें डिज़र्व करती है? और अगर डिज़र्व करती है तो फिर जिसने किया उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? ये सवाल बड़ा है और ये सवाल हमेशा ज़िंदा रहेगा। और ज़िंदा इसलिए भी रहेगा क्योंकि हम लोग 4 दिन तक ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते हैं, 5 से 6 दिन बाद इन तमाम घटनाओं के बारे में हम भूल जाते हैं और बाकी की ज़िंदगी है और आराम से जीने लगते हैं। और पहला सवाल ये कि भाई हमसे क्या कौन सा हमारे घर का मैटर है। लेकिन यहीं से अगर हम आज सोच लें कि ऐसे मामलों पर हम आवाज़ उठाएंगे, हालांकि कई सैकड़ों महिलाएं आवाज़ उठा रही, धरना प्रदर्शन हो रही है। कहा जा रहा है कि दावत को गिरफ्तार करो, लेकिन हम जो देश दुनिया के अलग अलग कोनों में हम बस एज अ वीडियो देखते हैं, देखने को इग्नोर कर देते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और होगी। जैसे जैसे होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए क्योंकि किसी और ने बनाया नहीं, तो इस मुद्दे को ज़रूर उठाना चाहिए। तो फिलहाल ये थी पूरी सच्ची कहानी और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।